See, we are taking up today's Health Raksha Insurance. Health Raksha Insurance is a simple and affordable product which is recently introduced, and this is coming under the category of indemnity products. हेल्थ कैटेगरी में यू आर अवेयर दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं. वन इज बेनिफिट बेस्ड एंड द अदर वन इज इंडेमनिटी बेस्ड. बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो बेनिफिट की लिमिट कस्टमर ने सेलेक्ट की है, अगर क्लेम पेबल है तो वो कंप्लीट बेनिफिट की लिमिट पे की जाती है विदाउट एनी रिडक्शन, एंड इवन फॉर दैट बिल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है. इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट रिएम्बर्समेंट बेसिस पर होता है, जिसमें पॉलिसी के सारे डिडक्टेबल्स एप्लीकेबल होते हैं. जितने भी डिडक्टेबल्स हैं, चाहे वो पॉलिसी क्लास का हो या को शेयर हो या विटामिन हो या ट्रीटमेंट से रिलेटेड अदर गैजेट्स हों जो कि परमिसिबल नहीं है, वो सब डिडक्ट हो जाते हैं. लेकिन मार्केट में सबसे पुराना प्रोडक्ट इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट ही है, जिसको कि आप मोस्ट कॉमनली मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड दैट इज कंटिन्यूइंग एज इट इज. टाइम टू टाइम उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं वो ज़्यादातर प्राइसेस से रिलेटेड होते हैं, और IRDA ने जो भी कवरेज में चेंज किए हैं वो सब होते रहते हैं. टाइम टू टाइम अपडेशन होता रहता है, क्योंकि IRDA ने बहुत सारे चेंज किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्डिंग्स, इंक्लूजन ऑफ सर्टेन डिजीजेज. तो ये सब चीज़ें अपडेशन करनी होती हैं प्रोडक्ट्स में. So we have come up with this indemnity based products very recently. अब ये प्रोडक्ट क्या है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट प्रोवाइड करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल लॉसेज विच में अकर ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है. इलनेस ह्यूमन बॉडी में होगी, उसके लिए जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर लॉसेज हुए हैं वही इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में पेबल होते हैं. लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं. अब जैसे इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये मेडिकल इमरजेंसी में सपोर्ट तो करता है, बेटर मेडिकल केयर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है कि आप बढ़िया से बढ़िया मेडिकल केयर यूज़ करें. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी जितना भी सम एश्योर्ड लिमिट आपने सेलेक्ट की है उसमें से पॉलिसी डिडक्टेबल्स के अलावा तो सारा मिलेगा. हेल्थ इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं टैक्स सेविंग के वो भी प्रोवाइड करता है, और आपको 50 साल की एज तक कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है. जिस इंश्योर को भी आप पॉलिसी दे रहे हैं उसको 50 ईयर्स की एज तक कोई मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है. और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कैशलेस ट्रीटमेंट. जितने भी ऑल इंडिया में ऑन पैन इंडिया बेसिस जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उनमें से किसी में भी अगर ट्रीटमेंट लिया गया है तो कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है. इस तरीके से श्री हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है.
जैसे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट एंड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए ये उसके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिन पर की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कस्टमर को भी आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इनमें से सारे या इनमें से किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। एंड दिस इज राइट, ही मस्ट नो व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर द पॉलिसी। एवरी बेनिफिट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं इस पॉलिसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा तो पॉलिसी का क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन उसके सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी देखना होता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के मायने हैं मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन शैल बी इंडेमनिफाइड अप टू द सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। अब ये दो चीज़ें हो गई हैं। सम इंश्योर्ड मान लिया किसी कस्टमर ने लिया 5 लाख का, लेकिन उसको बेनिफिट मिल रहे हैं 5,75,000 के, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। उसने 3 साल में जितना भी बोनस कमाया वो उसके सम इंश्योर्ड का पार्ट बन गया, इसलिए सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस दोनों का बेनिफिट को अवेल कर सकता है। अब कवरेज क्या होगा और उसकी लिमिट्स क्या होंगी, ये वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस जो कि इस पॉलिसी में पेबल है, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है, अप टू 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5,000 पर डे। यानी कि पेशेंट जिस हॉस्पिटल में भी एडमिट है वहाँ रूम रेंट 5,000 रुपये पर डे तक का ले सकता है, या 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो भी दोनों में कम हो। ये इसके लिए रूम रेंट के लिए लिमिट होगी। दूसरी लिमिट है इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट की, क्योंकि इमरजेंसी में हॉस्पिटल में इंश्योर्ड को आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है। उस केस में आईसीयू के चार्जेज नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन से ज़्यादा होते हैं, तो वो लिमिट है 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 पर डे, और नॉर्मली इसी रेंज में होती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए तो सम इंश्योर्ड की लिमिट है। रूम रेंट की मैक्सिमम 5,000 और आईसीयू की मैक्सिमम 10,000। लेकिन सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फी एज पर एक्चुअल है, उसमें कोई लिमिट नहीं। इसके अलावा एनेस्थीसिया पर या ब्लड ऑक्सीजन पर, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस पे या सर्जिकल अप्लायंसेज पे जो भी के एक्सपेंसेस हुए हैं, मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्ट हुआ, डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटीज, इन पर जो भी खर्चा हुआ वो एक्चुअल बेसिस पर रिएम्बर्स होगा, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का बेनिफिट है हॉस्पिटलाइजेशन। अब इसमें सपोज कैटरेक्ट ट्रीटमेंट लिया है तो उसके लिए सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी अपनी एक लिमिट रख देती हैं मैक्सिमम एक्सपेंसेस में, क्योंकि कैटरेक्ट ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लैक्स में नहीं होता, थाउजेंड्स में होता। तो उसके लिए 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 40,000 विच एवर इज लोअर पर आई अंडर वन पॉलिसी है। नॉर्मली एक आदमी एक आंख का ऑपरेशन 1 साल में कराता है, तो रेयर केस में कोई एक ही साल में दोनों पे कराता है, लेकिन एक आंख का कराया तो मैक्सिमम 40,000 या 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर, इतना पेबल है, और इतने में नॉर्मली कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है। देन डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड, कोई लिमिट नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी
up to some insured, no limit. ऑल डे केयर ट्रीटमेंट के माने ये हैं जिनमें कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, घंटे 2 घंटे में ट्रीटमेंट देके फ्री कर दिया जाता है, अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस, जहाँ एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता है मेडिकल इमरजेंसी में, तो एम्बुलेंस चार्जेस भी पेबल हैं, बट देयर इज ए लिमिट ऑफ 2000 रुपीज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। एंड देन मॉडर्न ट्रीटमेंट। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के मायने हैं कि कुछ डिजीजेज जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में शामिल होती हैं उनके लिए 50% ऑफ द पॉलिसी सम इंश्योर्ड पेबल होगा। और हॉस्पिटल को, अगर हॉस्पिटलाइजेशन को और क्लैरिटी से डिफाइन करें तो उसमें ये आता है कि मिनिमम 24 consecutive hours as inpatient but not applicable for day care treatment। किसी भी पर्सन को, चाहे एक्सीडेंट का केस हो या सिकनेस का केस हो, मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने का मतलब होता है 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन एज इन पेशेंट। लेकिन जहाँ डे केयर ट्रीटमेंट है, जैसे कैटरेक्ट है या डेंटल है, इनके लिए ये 24 आवर्स की कंडीशन बाइंडिंग नहीं है। अब आयुष ट्रीटमेंट, ये आयुष ट्रीटमेंट क्या है इसको आपको समझना होगा, क्योंकि आयुष ट्रीटमेंट नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन आयुष ट्रीटमेंट होता क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन अंडर आयुष हॉस्पिटल शैल बी इंडेमनिफाइड टू दी सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। यानी कि इसमें कोई एलोपैथी में और आयुष ट्रीटमेंट में हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा है। बट व्हाट इज आयुष ट्रीटमेंट? आयुष स्टैंड फॉर AYUSH, जिसके मायने हैं A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा और नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो इसका मतलब ये होता है दीज आर ऑल डिफरेंट पैथीज ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे एलोपैथी है, जैसे होम्योपैथी है, जैसे नेचुरोपैथी है, like that these are all pathies, different pathies of treatment। इनमें भी वही हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर्स का एज इन पेशेंट चाहिए। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन के मीनिंग क्या है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स एनी मेडिकल एक्सपेंसेस incurred prior to admission in hospital is known as प्री हॉस्पिटलाइजेशन। अस्पताल में भर्ती होने से पहले जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस, चाहे वो दवाई पे खर्च हुए हों या टेस्ट पे खर्च हुए हों, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहलाते हैं। इसकी सभी कंपनियां एक लिमिट फिक्स कर देती हैं कि इतने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन हम पॉलिसी में कवर करेंगे। हमने भी उसको डे काउंट 30 डेज रखा है, 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल। अच्छा टाइम है, रीजनेबल टाइम, लेकिन इसमें किस चीज़ के खर्चे पेबल होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन पे जो खर्चा हुआ है दैट इज ओनली रिइंबर्सेड। एट द सेम टाइम इंक्लूड्स लैब टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, ECG, MRI, डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर पेड। ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन का है। हॉस्पिटलाइज होने से पहले के 30 दिन के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं दे आर ऑल रिइंबर्सेड। देन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट यानी हॉस्पिटल से छुट्टी होने या डिस्चार्ज होने के बाद भी ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू रहता है तो उसमें जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज नोन एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, दिस इज जस्ट डबल 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, क्योंकि नॉर्मली ये सिकनेस या डिजीज पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट अभी और कितना दिन चलेगा, और फिर उसमें क्या क्या रियम्बर्सेबल होगा वो भी जान लीजिए। कंसल्टेशन फी होगी, डायग्नोस्टिक चार्जेस होंगे, मेडिसिन एंड ड्रग्स होंगे, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा, दीज ऑल चार्जेस आर पेड। तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी मिलेगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी मिलेगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी मिलेगा। ये इस पॉलिसी का कवरेज है। Now the question is what is cumulative bonus? बोनस कहते हैं किसको? बोनस का मतलब एक रिवार्ड, पुरस्कार है, इंश्योर्ड।
वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि इंश्योर्ड ने पॉलिसी पीरियड में किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं किया। दिस इज फॉर क्लेम फ्री ईयर। Policy year who policy holder who do not make any claim during the policy year। तो ये कैसे दिया जाएगा? आपने ये सिमिलर टर्मिनोलॉजी मोटर इंश्योरेंस में भी सुनी है। वहाँ इसको एनसी भी बोलते हैं, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इसलिए बोलते हैं कि वो प्रीमियम में से एज ए डिस्काउंट काट के दिया जाता है। यहाँ इसको क्यूमुलेटिव बोनस बोल रहे हैं। क्यूमुलेटिव बोनस के मायने हैं ये प्रीमियम में से एज ए डिस्काउंट नहीं दिया जाता, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं किया जाता, इसमें पे परसेंटेज से सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाता है। तो वो सम इंश्योर्ड उतने साल बढ़ता चला जाएगा जितने साल क्लेम फ्री रही है पॉलिसी। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव बोनस इंक्रीजेज बाई 5% इफ देयर इज नो क्लेम, और अगर क्लेम है तो डिक्रीज इन क्यूमुलेटिव बोनस बाई 5% इफ देयर इज क्लेम। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? सेम लाइक एनसीबी 50%। मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस इज 50%। लेकिन क्यूमुलेटिव बोनस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड, प्रीमियम इज पेड विद इन द ग्रेस पीरियड। विद इन द ग्रेस पीरियड मीन्स पॉलिसी कंटिन्यूसली रिन्यू हो रही है तो हर साल सम इंश्योर्ड क्यूमुलेटिव बोनस सहित बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्लेम नहीं है पॉलिसी पर। लेकिन वो बढ़ेगा तभी जबकि कंटिन्यूएशन में रिन्यू होगी। अगर उसमें ब्रेक आ गया तो ये ब्रेक ग्रेस पीरियड में रिन्यू हो जानी चाहिए। ग्रेस पीरियड के बाद अगर रिन्यू हुई है तो क्यूमुलेटिव बोनस का राइट खत्म हो जाएगा। इट मीन्स पॉलिसी हैज टू बी रिन्यूड कंटिन्यूसली और विद इन द ग्रेस पीरियड, देन ओनली द सम इंश्योर्ड विल इंक्रीज बाई 5% पर क्लेम फ्री ईयर। नो कैश डिस्काउंट, सम इंश्योर्ड विल इंक्रीज बाई 5% on each claim free year. This is called cumulative bonus। कैसे होगा ये देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक पॉलिसी ली 5 लाख की, मेरे पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं, मैंने अगले साल उसको रिन्यू करा दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 5% बोनस दे दिया। 5 लाख पर 25,000 हो गया, मेरा सम इंश्योर्ड बढ़कर 5,25,000 हो गया। दूसरे साल मैंने फिर रिन्यू कराया, दूसरे साल भी मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, 5% और बढ़ गया, मेरा सम इंश्योर्ड बढ़कर 5,50,000 हो गया। तीसरे साल भी ऐसा ही हुआ, नो क्लेम, सम इंश्योर्ड इंक्रीज बाई 5%, क्यूमुलेटेड बोनस हो गया मेरा 75,000, सम इंश्योर्ड हो गया 5,75,000। फोर्थ ईयर अगेन क्यूमुलेटिव बोनस इंक्रीज बाई 5%, माई सम इंश्योर्ड इंक्रीज टू 6 लाख रुपीज। बट इन 5th ईयर आई गॉट ए क्लेम। तो क्लेम में क्या होगा? एनसीबी की तरह ये सारा क्यूमुलेटिव बोनस जीरो नहीं होगा। दिस विल बी रिड्यूस्ड बाई 5% ओनली। मेरा 1 लाख कमाया हुआ है 5% पर ईयर, उसमें से 5% माइनस कर देंगे तो मेरा 5,75,000 रह जाएगा। सो ओनली 1 स्टेप इज रिड्यूस्ड। और ये माइनस तभी होगा जब मैंने कुछ बोनस अर्न किया हुआ हो। पहले साल में तो क्योंकि बोनस है ही नहीं, तो पहले साल में माइनस नहीं होगा। माई सम इंश्योर्ड विल रिमेन एज इट इज। So cumulative bonus shall be only available only if the policy is renewed, premium is paid within the grace period। यह है पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस। हाँ,
उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, ये 10 साल तक बढ़ेगा, 50% मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 50% है, इसका मतलब 10 साल तक तो बढ़ता रहेगा 5% से, और उसके बाद भी अगर कोई क्लेम नहीं है तो वो 50% मैक्सिमम एज इट इज कंटिन्यू करता रहेगा। ये हुआ क्यूमुलेटिव बोनस। अब आते हैं पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसको 18 ईयर्स का पर्सन ले सकता है, मिनिमम 18 ईयर्स का, क्योंकि पॉलिसी लेने के लिए एडल्ट होना ज़रूरी है, बच्चों को पॉलिसी नहीं दी जाती। बच्चे की रिस्क कवर हो सकती है, तो लेने वाला मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए। अब पॉलिसी में सेल्फ की रिस्क कवर है, स्पाउस की रिस्क कवर है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन में क्या कवर होगा, नेचुरल और लीगली अडॉप्टेड बिटवीन द एज ऑफ 3 मंथ्स टू 25 ईयर्स, यानी बच्चा 4 महीने का है उसकी भी रिस्क कवर हो जाएगी। अगर चाइल्ड अबव 18 ईयर्स है तो भी रिस्क कवर्ड है, 25 साल तक के की कवर्ड है, बशर्ते कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पर। अगर वो डिपेंडेंट है इसका मतलब उसके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। अगर उसके पास अपना जॉब लग गया, रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी सेपरेट पॉलिसी लेते हैं। पेरेंट्स एंड लॉ भी कवर्ड हो जाएंगे एक ही पॉलिसी में। दैट मीन्स सिंगल पॉलिसी कैन कवर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एंड लॉ। तो कवरेज बहुत बड़ा पॉलिसी का, सबको कवर किया जा सकता है। अब 2 तरीके की पॉलिसी। पहली पॉलिसी इंडिविजुअल की। मान लिया आपकी वाइफ वर्किंग है तो आप वाइफ अलग पॉलिसी ले सकती है, आप अलग पॉलिसी ले सकते हैं, इंडिविजुअल होगी। इसको बोलेंगे इंडिविजुअल बेसिस, सेपरेट सम इंश्योर्ड फॉर ईच मेंबर। और आप चाहते हैं कि फैमिली फ्लोटर बेसिस पर लिया जाए, चाहे वाइफ वर्किंग हो वाली, तो वो भी कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर पर बेसिस पर मतलब यह है कि फैमिली फ्लोटर में सिंगल सम इंश्योर्ड रहेगा, वो सिंगल सम इंश्योर्ड मैक्सिमम लिमिट रहेगी फैमिली की। उसमें कभी पेशेंट वाइफ हो, कभी खुद हो, कभी बच्चा हो या कभी पेरेंट्स हो, तो पॉलिसी उस सम इंश्योर्ड से ज़्यादा का क्लेम पे नहीं करेगी। दैट विच कॉल्ड एज फैमिली फ्लोटर। तो 2 तरीके की पॉलिसी अवेलेबल है। अब इसमें सम इंश्योर्ड कैसे दिया जाएगा, हमने 3 ऑप्शन रखे हैं सम इंश्योर्ड के पॉलिसी में, 5 लाख, 7.5 लाख एंड 10 लाख। 3 ही है सर। प्रपोजर की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 66 ईयर्स के पर्सन को पॉलिसी नहीं दी जाएगी। और रिन्यूअल भले ही वो 70 साल का हो, 72 साल का हो, रिन्यूअल में चलता रहेगा, लेकिन इनिशियल पॉलिसी उसके नाम से नहीं होगी इफ ही इज मोर देन 65 ईयर्स। और पॉलिसी पीरियड केवल 1 ही साल का होगा, इट इज नॉट फॉर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सम इंश्योर्ड 5 लाख, 7.5 एंड 10 लाख। एंट्री एज 18, मैक्सिमम 65, पॉलिसी पीरियड 1 ईयर। ना कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हॉस्पिटल। पॉलिसी में किस तरीके का हॉस्पिटल कवर है, क्योंकि जहाँ पर भी कैशलेस ट्रीटमेंट होता है उसके मायने ये होते हैं कि वहाँ पर टीपीए का इन्वॉल्वमेंट है। टीपीए नोन है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो टीपीए हॉस्पिटल्स का नेटवर्क पैनल इंट्रोड्यूस करता है, और उस नेटवर्क में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में ट्रीटमेंट अलाउ किया जाता है। लेकिन उस हॉस्पिटल्स की कुछ प्राइमरी कंडीशंस हैं, जैसे अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो उसमें 10 इनपेशेंट बेड होने चाहिए, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 15 इनपेशेंट बेड होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी उस हॉस्पिटल को पैनल में लिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में मान लिया 6-7 बेड रखे हुए तो वो हॉस्पिटल की डेफिनेशन में नहीं आएगा जब तक उसमें 10 और मोर नहीं होंगे, और अगर वो बड़े शहर में है तो मिनिमम 15 होने चाहिए। दिस इज हॉस्पिटल। आयुष के लिए भी यही कंडीशन है।
कि मिनिमम नंबर ऑफ बेड होने चाहिए, लेकिन आयुष क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हॉस्पिटल नहीं होते, जैसे यूनानी है या होम्योपैथी है या नेचुरोपैथी है, तो इनका सेटअप बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनके लिए मिनिमम बेड रिक्वायरमेंट इज ओनली 5 इनपेशेंट बेड्स। यहाँ रिलैक्सेशन किया गया है। फ्री लुक पीरियड, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 30 डेज का फ्री लुक पीरियड प्रोवाइड करती है। ये फ्री लुक पीरियड है क्या? इट इज ट्रायल पीरियड फॉर इंश्योर्ड to review the term and conditions and get the premium back. Less administration fee if not satisfied with policy subject to no claim. हर कस्टमर को ये राइट है कि उसने पॉलिसी खरीद ली, प्रीमियम पे कर दिया, उसको चेक कर ले। चेक करने पर वो जब वो देखता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, तो खरीदने के बाद भी उसको वापस कर सकता है। उसके केवल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कटेंगे, बाकी सारा प्रीमियम पेपर्ड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्री लुक पीरियड। सेकेंड इज ग्रेस पीरियड। वे बार बार जो ग्रेस पीरियड वर्ड आ रहा है, इसके मतलब ये है कि पॉलिसी की एक्सपायरी डेट से 30 डेज का पीरियड इज कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड। A specified period immediately following the premium due date during which the premium payment can be made to renew a policy without loss of continuity benefit like pre-existing disease and initial waiting period. अगर इस 30 डेज में, एक्सपायरी डेट से 30 डेज के अंदर पॉलिसी रिन्यू हो गई, तो सारे के सारे राइट्स इंश्योर्ड ने जो अर्न किए हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जैसे क्यूमुलेटिव बोनस अर्न किया है या कहीं वेटिंग पीरियड है तो वो वेटिंग 2 साल या 3 ईयर वो भी काउंट नहीं होगा, उसमें भी कंटिन्यूस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक 30 डेज से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये पॉलिसी ब्रेक हो चुकी है, फिर ये सारे बेनिफिट फिर से स्टार्ट हो। तो ग्रेस पीरियड इज ओनली 30 डेज। देन इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट तब होती है जब पॉलिसी फर्स्ट 30 डेज में किसी भी तरीके का क्लेम देने के लिए तैयार नहीं होती, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मीन्स एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस इज नॉट कवर्ड फॉर फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम पॉलिसी स्टार्ट डेट, आवर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मैंने आज पॉलिसी ली, 24वें दिन मैं वैसे ही मेडिकल डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया, उसने कहा आपको तो सीवियर वायरल फीवर है, यू हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। और उन्होंने 5 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रखा, ट्रीटमेंट किया और मैंने वो क्लेम फाइल कर दिया, तो मेरा क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा 30 डेज का वेटिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन ये 30 डेज की वेटिंग पीरियड की लिमिट एक्सीडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं। एक्सीडेंट इज ऑलवेज सडन, अनएक्सपेक्टेड, इट कैन नॉट बी डिजाइन। और ये 30 डेज की वेटिंग पीरियड की कंडीशन रिव्यू पर भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूएशन चल रही है। तो दिस इज इनिशियल वेटिंग पीरियड। पर आते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीरियड। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को पॉलिसी में कवर नहीं करती। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये है कि आपको बीमारी तो पहले से ही है, आप पॉलिसी तो इसलिए ले रहे हैं कि क्लेम ले सकते, जबकि इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उस अनसर्टेन रिस्क को कवर किया जाए जो कि आज की डेट में नहीं है लेकिन कल हो सकती है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को तो कोई भी कंपनी कवर नहीं करेगी। इसके लिए वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स। मीन्स फॉर फर्स्ट 3 years नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इज कवर्ड। इन केस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इट अप्लाई फ्रेश। आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया, 2 साल बाद आप उसको 10 लाख की कर देते हो तो वो 3 साल का पीरियड फिर से स्टार्ट होगा। तो
pre-existing disease waiting period is 36 months, means 3 years. Co-payment. Co-payment means something like compulsory access, you can say, or the amount that the insured has to bear. A cost sharing requirement under a health insurance policy in which insured will bear a specified percentage of claim amount. क्लेम पेबल होगा. 5 लाख की पॉलिसी है, 4 लाख ट्रीटमेंट पे खर्च हुए, 4 लाख का क्लेम है, क्लेम अप्रूव हो चुका है, लेकिन अगर उस पर परसेंटेज को पेमेंट है 5 ईयर्स का 5% का, तो वो 5% कस्टमर को बियर करना, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. तो अंडर हेल्थ सुरक्षा ईच एंड एवरी क्लेम अंडर द पॉलिसी शैल बी सब्जेक्ट टू ए को पेमेंट ऑफ 5%. एंड को पेमेंट डज नॉट रिड्यूस द सम इंश्योर्ड. को पेमेंट की वजह से सम इंश्योर्ड कम नहीं होगा, केवल क्लेम अमाउंट कम होगा. क्लेम भी अप्रूव्ड अमाउंट कम होगा. जितने का क्लेम अप्रूव हुआ उसमें से 5% इंश्योर्ड को बियर करना है. नाउ व्हाट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट. अब मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, पॉलिसी में आया है. आजकल कुछ बीमारी ऐसी हैं जहां पर कि 24 आवर्स से कम का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है कुछ बीमारियाँ. जैसे आपने सुना होगा लेजर ट्रीटमेंट है या कीहोल सर्जरी है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है और ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स इनमें एप्लीकेबल होता है. तो हमने 12 स्पेसिफिक डिजीज़ों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें कि 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मेडिकल ट्रीटमेंट एंड और सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. क्या है ये, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, बैलून सोनोप्लास्टी है, रोबोटिक सर्जरी है, इस तरीके IONM है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, स्टेम सेल थेरेपी है. ये 12 डिजीज मॉडर्न ट्रीटमेंट में आते हैं. वेटिंग पीरियड 24 मंथ इज एप्लीकेबल ऑन बिलो एलिमेंट्स. ये 20 बीमारियां वो हैं जिनको कि फर्स्ट 2 ईयर्स में कवर नहीं किया जाएगा. जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 3 साल के लिए एक्सक्लूडेड है, ये 20 बीमारियां 2 साल के लिए एक्सक्लूडेड है. और इनमें काफ़ी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है. कैटरेक्ट भी इसी में आता है, आँख का आई एलिमेंट, यानी पहले 2 साल में कैटरेक्ट का मसला नहीं हुआ. बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी और हिस्टीरियोटमी, हर्निया, इस तरीके के 20 डिजीज 2 साल के लिए एक्सक्लूडेड है. पॉलिसी में जनरल एक्सक्लूजन्स भी हैं कुछ, जैसे कि हर कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होते हैं. नॉर्मल जैसे ओबेसिटी है, चेंज ऑफ जेंडर है, हजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, बीच अपला है, मैटरनिटी एक्सपेंसेस हैं, तो ये पॉलिसी में कवर नहीं, पॉलिसी में एक्सक्लूडेड है. अब पॉलिसी का क्लेम प्रोसेस क्या रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी पॉलिसी. और कैशलेस के लिए TPA will handle the claim on behalf of SCA. थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA का इन्वॉल्वमेंट होगा. ये TPA कैन इनिशिएट कैशलेस इन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन. जो कैशलेस की रिक्वेस्ट होगी वो 48 आवर्स में बिफोर एडमिशन इन केस ऑफ प्लान हॉस्पिटलाइजेशन भेजी होगी. तो सारा रोल TPA का होता है कैशलेस के लिए. अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी पैसा मिलेगा, नहीं ले रहे हैं या वहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है तो रिएम्बर्समेंट बेसिस पर भी क्लेम मिल जाएगा. रिएम्बर्समेंट बेसिस पर डॉक्यूमेंट थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्लेम डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करेगी या TPA वेरीफाई करेगा, जो आपके सबमिट करने पड़ेंगे. प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस,
एक्चुअल बिल्स और रिसीट्स, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स, एडमिशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्लेम प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ ये है कि मेंबर सेलेक्ट द नेटवर्क हॉस्पिटल, और वो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर ही मेंबर अपनी आईडी, पॉलिसी नंबर, कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जो प्री इंफॉर्मेशन, प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट चाहिए होती है वो भी अवेलेबल है। वो भी प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इंश्योर को भरनी होती है। इसके बाद टीपीए का जो प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल जाता है टू हॉस्पिटल, जिसके बेसिस पर कैशलेस अलाउ होता है, वो टीपीए इशू कर देगा और पॉलिसी होल्डर को या कार्ड होल्डर को कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। उसको जो डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं वो हॉस्पिटल करवा लेगा। अगर किसी रीज़न से कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो रिएम्बर्समेंट बेसिस पर क्लेम मिल जाएगा। रिएम्बर्समेंट बेसिस पर क्लेम फाइल करना है तो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं: ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेशेंट, एनईएफटी डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स, डॉक्टर का हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन, फाइनल बिल्स, ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स और ओरिजिनल डिस्चार्ज। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे मेडिकल बिल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, स्टिकर्स वगैरह हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी है। दीज आर पार्ट ऑफ द रिएम्बर्समेंट केसेस। अब पॉलिसी के लिए प्रीमियम्स कैसे होगा, लोडिंग कैसे होंगे, डिस्काउंट कैसे होंगे, ये समझना जरूरी है। तो हमारे सम इंश्योर 3 ही है केवल: 5 लाख, 7.5 लाख एंड 10 लाख। और हेल्थ का प्रीमियम हमेशा एज बैंड के हिसाब से होता है। तो माइनर्स के लिए 0 to 18 मीन्स 3 महीने से 18 साल तक का बच्चा कवर है हमारा। तो 3 महीने का है, इसका मतलब 0, क्योंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ। और एडल्ट्स के लिए ये एज बैंड बढ़ेंगे अप टू 80 ईयर्स एंड इवन अबव 80 ईयर्स। ये विदाउट वैल्यू पैक है। विदाउट वैल्यू पैक का मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एंड विदाउट जीएसटी भी है। अब यही प्रीमियम आपको विद जीएसटी देखना है तो आप ये दूसरा चार्ट देख सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू पैक शामिल नहीं है। मान लिया किसी 50 साल के आदमी ने पॉलिसी ली और 10 लाख की ली, तो उसका प्रीमियम विद जीएसटी 16,193 होगी। और यही किसी 20 साल के ने ली 10 लाख की, तो उसका प्रीमियम केवल 8,750 है। अब इसमें विद वैल्यू पैक अगर वो लेता है तो वैल्यू पैक में कुछ बेनिफिट बढ़ जाते हैं, एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ जाता है। जैसे 20 साल का अगर ले रहा है 10 लाख की पॉलिसी, तो यहाँ 8,527 है और वहाँ 8,750। तो वैल्यू पैक में प्रीमियम कम कैसे हुआ? और 50 साल के में 15,784 इंडिविजुअल प्रीमियम विदाउट जीएसटी। और इसी में यहाँ देखिए आप विद जीएसटी, तो यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि 20 साल के का प्रीमियम 10,062 है और 50 साल के का प्रीमियम 18,622 है। इसका मतलब प्रीमियम बढ़ गया क्योंकि वैल्यू पैक शामिल हो गया। वैल्यू पैक शामिल होने से बेनिफिट बढ़ गई। और ये वैल्यू पैक है क्या, इसको मैं क्लैरिटी देता हूँ। वैल्यू पैक के मायने हैं कि ये बेनिफिट ऑप्शनल है, इंश्योर आपको इसको ऑप्ट करेगा क्योंकि इसका चार्जेस एक्स्ट्रा 50%। अगर वो 50% की लोडिंग पे करता है तो उसको कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या मिलेंगे?
जैसे पॉलिसी में रूम रेंट की और बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस की 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड की लिमिट है, जो कि 5,000 रुपये मैक्सिमम है। अब वो यहाँ बढ़ कर के 10,000 रुपये पर डे हो गए। रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल केस में मैक्सिमम 5,000, अगर वैल्यू पैक ले रहे हैं तो वो 10,000 तक कवर हो जाएगी। इसी तरीके से ICU और ICCU की मैक्सिमम 10,000, 2% सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000, वो यहाँ बढ़ करके 5% है। वो यहाँ बढ़ करके 5% सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 20,000 पर डे, ये भी लिमिट बढ़ गई, डबल हो गई। तीसरा, हर इंश्योर्ड को पॉलिसी में 5% को पेमेंट बियर करना होता है हर क्लेम पर। अगर वैल्यू पैक लिया है तो वो 5% को पेमेंट वेव कर दिया जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम पे करेगी, कुछ भी नहीं इंश्योर को बियर करना होगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक और, प्री एंड पोस्ट लिमिट ऑफ 30 एंड 60 डेज। पॉलिसी क्या कहती है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का कवर है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का कवर है। लेकिन यहाँ अगर आपने वैल्यू पैक लिया है तो वह बढ़ करके 60 एंड 90 डेज हो गया, 30 का 60 और 60 का 90, यह है वैल्यू पैक। लेकिन इसमें फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी 100% प्रीमियम फॉर ऑल मेंबर्स। मुझे अगर 10 लाख का प्रीमियम, 10 लाख की पॉलिसी चाहिए तो 100% प्रीमियम मुझे 10 लाख का देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फैमिली फ्लोटर ले रहा हूँ, फैमिली कवर करा रहा हूँ, तो मेरे को 100% प्रीमियम सबका नहीं देना है। जिसकी हाईएस्ट एज है या जो पॉलिसी ले रहा है उसका देगा, बाकी सबका 40%, 45% ऑफ इंडिविजुअल। कैसे? एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, मैंने पॉलिसी ली, मेरी एज है 45, तो मेरा इंडिविजुअल प्रीमियम आ रहा है 9676 विदाउट GST। तो मेरा प्रीमियम तो एज इट इज रहेगा। लेकिन मैं अपनी वाइफ को भी कवर करा रहा हूँ, अपने सन को भी कवर करा रहा हूँ, अपनी डॉटर को भी कवर करा रहा हूँ। तो मान लिया वाइफ की एज है 40, उसका 9224 प्रीमियम आता है, उसका 45% केवल 415। सन की एज है मान लिया 24, उसका प्रीमियम बना 7415, उसका प्रीमियम चार्जेबल होगा केवल 45% 3337। डॉटर की एज मान लिया 18, उसका प्रीमियम बना 68724, उसका 45% प्रीमियम हो गया 3093। तो अगेंस्ट दी 33,189 फ्लोटर पॉलिसी में केवल प्रीमियम देना पड़ा 20,257। और इसमें अगर वैल्यू बैक भी ले लिया जाए, जिसका 15% मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दूँ, तो प्रीमियम सिर्फ हो जाएगा 23,296। दिस इज द वे हाउ प्रीमियम शैल बी कैलकुलेटेड फॉर फैमिली प्रीमियम। एक और एग्जाम्पल सुनिए। मान लिया सम इंश्योर्ड लिया 5 लाख, फैमिली फ्लोटर बेसिस पर लिया, तो 49 ईयर्स के जो सज्जन हैं जिन्होंने पॉलिसी ली, उनका प्रीमियम 100% लगा है। वाइफ की 45 है, उनका प्रीमियम केवल 45% लगा, सन का 45% लगा, डॉटर का 45% लगा, या दोनों सन है तो भी दोनों का 45% ही लगेगा। वैल्यू पैक का 15% लग गया और प्रीमियम से 33,032 के अगेंस्ट में 21,520 लगा। अगेन ग्रेट वैल्यू। अब इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी पॉलिसी पर दिए जा सकते हैं। डायरेक्ट डिस्काउंट 20% है, फैमिली डिस्काउंट 10% है, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होने पर। ऑनलाइन डिस्काउंट 5% है, ग्रुप के अगर किसी भी का एम्प्लॉय को दी जा रही है तो 5% है। क्लेम फ्री रिन्यूअल डिस्काउंट 2% और फर्स्ट 5 ईयर्स। ये तब होगा जब आप क्यूमुलेटिव बोनस नहीं लेना चाहते हो। अगर आप क्यूमुलेटिव बोनस ले रहे हो जो कि 5% पर ईयर है, तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव बोनस 5% से बढ़ेगा, कैश डिस्काउंट केवल 2% मिलेगा। चॉइस कस्टमर की है, दोनों में से जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका सिस्टम देखिए।
कि जो टीपीए है वो टीपीए इंडिया की बड़ी फर्म है, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसको बड़ी इसलिए बोल सकते हैं कि इनके 13,000 प्लस हॉस्पिटल से टाइप्स हैं। ई कार्ड फ्रॉम ऐप प्रोवाइड कर देते हैं, क्लेम इंटीमेशन फ्रॉम ऐप प्रोवाइड कर देते हैं, क्लेम ट्रैकिंग फ्रॉम ऐप प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट किया जा सकता है। इनका अगर आप और जानना चाहते हैं तो 14,000 प्रोवाइडर पार्टनरशिप्स हैं, 6 मिलियन क्लेम्स रिसीव्ड एनुअली। एक साल में 6 मिलियन क्लेम सेटल करते हैं। 226 मिलियन टोटल लाइफ सर्विस्ड, 81 ऑफिस पैन इंडिया, 32 इंश्योरेंस पार्टनर्स। ये इनके ऑलरेडी है। ये इनका स्कैन कर सकते हैं आप। और कुछ डिटेल चाहिए तो वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, किसी भी टाइम इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपको किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।